नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ प्रारंभ की है जो कि टीएसटी, पीएचडी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हमने नोट्स बना लिया है और आपके सामने उनकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 14 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जा कर के उनको ज़रूर देखिए। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। उसके साथ हम उस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हमने बहुत मेहनत की है, ठीक। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान में हम गवर्नमेंट टीचर हैं दोस्तों, और हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हमने एनालिसिस किया और उसका ही वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक। ताकि आपको फालतू की चीज़ें ना मिले, सिर्फ वही क्वेश्चन मिले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको वैसा नॉलेज दें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कारगर हो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान से संबंधित इसमें विविध क्वेश्चन होंगे, यानी राजनीति विज्ञान के सिद्धांत जितने, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, संप्रभुता, राज्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। कौन से विद्वान हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं? उनमें से दोस्तों डिग्वी, सीले, विलोबी, लिमोन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं मानते हैं, तो डुगवी, याद रखिए, डुगवी, सीले, ठीक है, और विलोबी और लिमोन, ठीक। दोस्तों, आपको बता दें, जो राज्य है उसके 4 तत्व हैं, ठीक है। कितने? 4 तत्व हैं, जिसमें से संप्रभुता सबसे प्रमुख तत्व है। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। संप्रभुता के बाद दोस्तों निश्चित भूभाग, ठीक है, वही भूमि, निश्चित भूभाग है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या है, जनसंख्या, ठीक है, और फिर है सरकार, सरकार। ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं दोस्तों। और इनमें जो विद्वान हैं, जैसे कि डुगवी, असीले, बिलोबी, ठीक है, लिमोन, ये सब मानते हैं कि राज्य का आवश्यक तत्व भूमि नहीं है। आपको सीले के बारे में बता दें दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्रता को कहा था, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, अतिशासन का विलोम कहा था। और बिलोबी ने दोस्तों जो राज्य की संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा माना था। ये मतलब जो है कथन है इनके, जो बहुत फेमस हैं। बिलोबी ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा माना था, ठीक है, सुप्रीम इच्छा माना था, ठीक। आगे चलते हैं। उदारवाद हित चाहता है, उदारवाद हित चाहता है धनवानों का, यानी पूंजीपतियों का। अब देखिए दोस्तों, उदारवाद के जो जनक थे उनका नाम है लॉक, ठीक है, उदारवाद के जनक लॉक हैं। अब उदारवाद के बारे में बता दें, उदारवाद दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, और ये कहता है कि राज्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। जब राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, ठीक है, तो वहाँ पर पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। ये जो राज्य मतलब ये जो उदारवाद है दोस्तों, ये राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप मानता है किसी भी मतलब जो है संस्था के लिए। जब राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा तो वहाँ जो पूंजीपति होंगे वहाँ उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये कहते हैं जो इन मतलब एक समर्थक थे, ठीक है, उदारवाद के, उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, ठीक है दोस्तों। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और इन्होंने कहा था जो प्राइवेट सेक्टर है, आर्थिक मामलों पर राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए जब राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक मामलों प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम होगा तो वहाँ पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उदारवाद को पूंजीवाद का समर्थन माना जाता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला, ठीक है ना, सिद्धांत माना जाता है। आगे चलते हैं। फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल से श्रेष्ठ है,
दोस्तों जो फांसीवाद है राज्य को श्रेष्ठ मानता है। ये दोस्तों फांसीवाद मुसोलिनी, ठीक है ना, मुसोलिनी फांसीवाद के समर्थक हैं। अब 1915 के आसपास फांसीवाद का जन्म इटली में होता है। इटली फांसीवाद विचारधारा के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम मुसोलिनी है दोस्तों, ठीक है। मुसोलिनी कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य के अंदर ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक। और दोस्तों जो फांसीवाद है ये समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्र सभी का विरोधी है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का विरोधी है और राष्ट्रीयता को प्राथमिकता है, राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है उग्र राष्ट्रवाद, उसको प्राथमिकता देता है। अंतर्राष्ट्रीयता का भी विरोधी है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी विरोधी है। राज्य को प्राथमिकता कहता है, राज्य के अंदर ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, मुसोलिनी कहते हैं। और ये शांति को भी मतलब नहीं मानते, कहते हैं मतलब जो है शांति एक तालाब में पानी की तरह है, स्थिर है, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर युद्ध को प्राथमिकता देते हैं कि अगर युद्ध होता रहेगा, ठीक, तो व्यक्ति का मतलब विकास होगा, यानी युद्ध में विश्वास करते हैं ये दोस्तों फांसीवादी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, लेकिन कोई भी न्यायाधीश अपने न्यायालय को व्यवस्थापिका जानते हैं ना दोस्तों, कानून जो हो मतलब जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये कहते हैं व्यवस्थापिका का तीसरा अंग कोई भी न्यायालय अपने न्यायाधीश अपने न्यायालय को नहीं बना सकता। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये समाजवाद के समर्थक हैं दोस्तों, ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। स्वनिर्णय का सिद्धांत 2 धारी तलवार है, वुड्रो विल्सन ने कहा था दोस्तों। वुड्रो विल्सन के बारे में जानते होंगे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। जो जनगण मन है उसके मतलब जो है रचयिता हैं दोस्तों, जो अपना राष्ट्रगान है उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक। उन्होंने राष्ट्रीयता को सभ्यता के लिए खतरा माना। ये राष्ट्रीयता को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे चलते हैं। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जाति व्यवस्था के 3 तत्व माने थे। इन्होंने बहुत प्रमुख पुस्तक लिखी थी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें जाति व्यवस्था की 3 तत्व मानती हैं। लौकिक, एकीकरण, चेतनाबोध। ये कहती हैं कि जाति व्यवस्था से एकीकरण होता है। जब जात कास्टिज्म होता है तो वहाँ एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, चेतनाबोध आती है समुदायों में, ठीक है, और लौकिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक हैं, वे आदर्श के 2 रूप हैं। हर्बर्ट डीन ने ऐसा कहा था। मतलब जो है देखिए, कई विद्वान थे दोस्तों जो स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, जैसे टॉकविले हो गए। टॉकविले मतलब जो प्रमुख हैं, स्वतंत्रता और समानता का एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं, ये हर्बर्ट डीन कहते हैं कि वो विरोधी नहीं है, न पृथक हैं एक दूसरे, वे आदर्श के एक रूप हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। जो स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं, उनके समर्थक हैं हेरिंगटन, मेटलैंड, ठीक है, गॉडविल, रूसो और बार्कर लॉस्की, ठीक है। एक दूसरे के समर्थक देखिए, रूसो, बार्कर, लॉस्की, ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। रूसो को बता दें दोस्तों, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी
और ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। समान विल, ठीक है, समान इच्छा का सिद्धांत दिया था इन्होंने। लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। अब बारकर दोस्तों जो लास्की के विचारधारा के समर्थक हैं, लास्की की ही बातों को अपने कथन में इन्होंने बोला था। लास्की दोस्तों ये आपको बता दें उदारवाद की बात करते हैं, उदारवाद के समर्थक हैं। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के उच्चतम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, ठीक है ना, इसलिए राज्य को ये जो है प्रमुख मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लाक ने अपने जीवन में 35 पुस्तकों की रचना की थी। कितनी पुस्तकों की रचना की थी? 35 पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों लाक के बारे में आपको हम बता दें कि लाक उदारवाद के जनक हैं। जैसे क्वेश्चन, उदारवाद के जनक है दोस्तों लाक ने जो पुस्तक लिखी थी, जो प्रमुख पुस्तक है इनकी, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। क्या नाम है पुस्तक का? जिनकी पुस्तक टू ट्रीटाइज, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक जो सबसे प्रमुख पुस्तक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, मर्यादिक संप्रभुता यानी सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, सीमित सरकार की बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने व्यक्ति के 3 अधिकार प्रमुख माने थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के प्रमुख अधिकार मानते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के मतलब प्राकृतिक अधिकार हैं ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं गोखले को। दोस्तों गोखले के बारे में बता दें दोस्तों, गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। जो गोखले के राजनीतिक गुरु थे उनका नाम रनाडे है, रनाडे। दोस्तों गोखले ने एक मतलब जो है स्थापना की थी भारतीय सेवक समाज की, ठीक है ना, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोखले ने की थी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास करते थे गोखले उदारवादी समर्थक थे, ठीक है ना। ये जो नरमपंथी नेता थे, ठीक है, वो थे दोस्तों। गांधी, आगे चलते हैं। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है, ठीक है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है साध्य साधन की पवित्रता। जो साध्य और साधन है उनकी पवित्रता की बात करते हैं दोस्तों। गांधी जी के बारे में बता दें दोस्तों, इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, इनका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको जो प्रमुख बातें बता दें, ये राजनीति को धर्म से मतलब संबंधित मानते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं दोस्तों, और जो है राज्य को प्रमुख नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको अराजकतावादी भी कहा जाता है। ये राज्य के विचारों के अराजकतावादी समर्थक हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ये मतलब ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था जो क्षेत्रवाद, जैसे कि मतलब जो क्षेत्रवाद देखिए, जो दक्षिण भारत है वहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है। और यही क्षेत्रवाद के कारण वो 1953 में पहला भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना था। यहाँ भाषावाद क्षेत्रवाद की प्राथमिकता है, प्रमुखता है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया, यही क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। पहला गठन हमने बताया आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। आगे चलते हैं दोस्तों। जो उसका गठन हुआ था वांचू रिपोर्ट के अनुसार हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर, वांचू रिपोर्ट के, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्वप्रथम 1968 में शांति भूषण ने लोकपाल बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिससे ठीक है ना, लोकसभा द्वारा
1969 में पारित कर दिया गया था। मतलब शांति ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकपाल बिल जो है सर्वप्रथम किसने पेश किया था? शांति भूषण ने 1968 में लोकसभा में, जिसे 1969 में पारित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन, राज्यों में जो लोकायुक्त का गठन होता है सर्वप्रथम महाराष्ट्र में होता है 1971 में। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? 1998 को। 1998 में, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, 1998 के आसपास गुजरात सरकार थी उस समय। ठीक है, गुजराल। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है दोस्तों, जिसके प्रमुख समर्थक थे हाब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, हाब्स, लेवियाथन पुस्तक लिखा था इन्होंने, लॉक और रूसो की पुस्तक, लॉक की तो बता चुके, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और जो रूसो की पुस्तक थी उसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फांसीवाद का नारा था एक राष्ट्र एक दल एक नेता की बात करते हैं ये। ठीक है, राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, जो राज्य है वो दल से श्रेष्ठ है, ऐसी बात करते हैं। फांसीवाद राज्य को मानते हैं व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, व्यक्तियों पर मतलब निरंकुश शक्ति। ठीक है, मतलब जिसका कोई भी अंकुश नहीं हो। ठीक, ये राजतंत्र के समर्थक हैं फांसीवादी। ठीक है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप है अभिजात वर्ग में। जो जनतंत्र है उसका वास्तविक रूप जो अभिजात कुलीन वर्ग नहीं होता है, एलाइट्स, उसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने फांसीवाद को समाजवाद का राष्ट्रवादी बताया था? एल्फ्रेडो रोक्को ने जो फांसीवाद था उसको समाजवाद का राष्ट्रीय रूप बताया था, एल्फ्रेडो रोक्को ने। ठीक है, रोक्को। स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी है, ऐसी बात कौन करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, एक्टन, टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स। ठीक है, और नॉजिक जो उदारवादी विचारक थे, ठीक है, जैसे फ्रीडमैन थे, नॉजिक थे, मिचेल्स थे। तो ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी लॉकटन और टॉकविले भी मानते हैं, जो मतलब एक्टन और टॉकविले। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है, उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। उदारवाद का स्वच्छतंत्रवाद ऐसा मानता है कि स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं है, जो उस इच्छा को प्रोत्साहित करना है विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। मतलब जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण जो होता है उस पर आधारित हो, उसकी इच्छा को ही प्रोत्साहित करती है स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलते हैं। उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद में कौन भिन्न है? समाजवाद, देखिए जो उदारवाद होता है और व्यक्तिवाद एक ही है। ठीक है ना, जो नैतिक स्वरूप होता है उदारवाद का व्यक्तिवाद है। ठीक, और बहुलवाद भी वही है, लेकिन समाजवाद उनमें से अलग है। समाजवाद दोस्तों राज को प्राथमिकता देता है और कहता है कि जो वितरण का स्वामित्व होता है, ठीक है, वितरण के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो समाज के ऊपर होता है, समाज पर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से भिन्न है व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। जो जनतंत्रीय समाजवाद था दोस्तों, मार्क्सवादी, देखिए जो मार्क्सवादी, इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, उसके मार्क्सवाद जनक हैं, मार्क्सवाद जनक है वैज्ञानिक समाजवाद के। और जनतंत्रीय समाजवाद दोस्तों ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर भिन्न है। देखिए जनतंत्रीय समाजवाद यानी एक तरह का उदारवाद है,
यानी ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता नहीं देते हैं ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, जो वैज्ञानिक समाजवाद था यानी मार्क्स का समाजवाद था, मार्क्स ने दोस्तों राज्य को प्रमुख नहीं माना था। ठीक है, ये कहते हैं राज्य एक शोषणकारी संस्था है जो मतलब जो पूंजीपतियों के हाथों में आ करके मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का शोषण करती है। ठीक है, और जनतंत्री समाजवाद यानी लोकतंत्र की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये लोकतंत्र की बात, जनतंत्री समाजवाद लोकतंत्र यानी राज को ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। आगे चलते, समानता अप्राकृतिक अवांछनीय है। ठीक है, जो समानता है दोस्तों अप्राकृतिक अवांछनीय है, अरस्तु ऐसा कहते हैं। अरस्तु के बारे में बता दें दोस्तों, ये समानता असमानता के प्रतिपादक हैं। ठीक है, समर्थक हैं। अरस्तु असमानता की बात करते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है असमानता की बात कौन करते हैं, अरस्तु। ये कहते हैं ये इसीलिए जो दास प्रथा थी उस समय की, उसको ही बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है राज करने के लिए जन्म लेता है और कोई जो है दास मतलब बनने के लिए जन्म लेता है, यानी सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। और असमानता इसलिए भी ज़रूरी है ताकि व्यक्ति का विकास हो। अगर कोई राजा है और वहाँ जो है जो उसका जो दास होगा, ठीक है ना, तो उसके साथ जब वो रहेगा तो उसी तरह का व्यवहार करना वो भी सीख जाएगा जैसे राजा करेगा। राजा के साथ रहकर उसका इन्वायरमेंट बढ़िया हो जाएगा। इसलिए जो दास व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और असमानता को भी बढ़ावा देते हैं, मतलब जो है असमानता को का भी समर्थन करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। अरस्तु ने, अब अरस्तु के बारे में कुछ चीज़ें और बताएं आपको। अरस्तु जो राज्य के प्रतिपादक थे, यानी राज की जब राज की बात करते हैं तो प्राकृतिक राज की बात करते हैं। ठीक है ना, कि राज्य एक कैसी संस्था, प्राकृतिक संस्था है, यानी वो मनुष्यकृत नहीं है, यानी मानवकृत नहीं है। ठीक है, उसका विकास हुआ है। एक स्वाभाविक संस्था राज को माने हैं और समुदायों का समुदाय राज्य को मानते हैं ये। ठीक है, कहते हैं परिवार जैसे जो राज्य होता है, ठीक है, पहले परिवार होता है, परिवार से एक समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। ठीक है ना, इसीलिए समुदायों का समुदाय भी मानते हैं, स्वाभाविक संस्था मानते हैं, उसका विकास एक क्रम के रूप में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक विचारशील व्यक्ति, ठीक, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट है। ठीक है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, रूसो ऐसा कहते हैं। रूसो के बारे में आपको हम दिलचस्प बात बता दें कि ये मतलब जो है इनके जो पिता थे, इनकी माता का देहांत हो गया था बचपन में। इनके पिता मतलब जो है अच्छे व्यक्ति नहीं थे, वो मतलब क्या थे कि एक टाइप के शराबी जुआड़ी थे। तो उनके साथ रूसो रहते थे और वो जैसी बात इनको मतलब जो देखिए जैसा जिसका इन्वायरमेंट होता है वैसे वो व्यक्ति हो जाता है। तो उनके साथ रह के रूसो भी मतलब उसी टाइप के हो गए थे। ठीक, लेकिन एक बार क्या हुआ था, ये रास्ते में जा रहे थे और मतलब जो है रास्ते में पैर लड़ाते हुए चले जा रहे थे, तो इनको एक अखबार से इनका पैर लड़ता है और मतलब पुराना अखबार रहता है और उसमें देखते हैं एक निबंध प्रतियोगिता छपी थी। ठीक है, तो उस निबंध प्रतियोगिता में मतलब जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं और उस निबंध का देखिए जो शीर्षक था, क्या था, क्या निबंध लिखना था आपको बताते हैं। उसका विषय था दोस्तों उस निबंध प्रतियोगिता का कि क्या विज्ञान एवं कला की प्रगति ने, ठीक है ना, विज्ञान एवं कला की प्रगति ने मानव नैतिकता को भ्रष्ट किया है। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने बहुत सनसनीखेज, ठीक है ना, मतलब बातें लिखी जिसे एकाएक ये फेमस हो गए थे। उसी निबंध प्रतियोगिता में ये फेमस हो गए थे और इन्होंने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, कि विज्ञान एवं कला की प्रगति ने ही सभ्यता का ह्रास, नैतिकता का विनाश एवं चरित्र का पतन किया। इन्हीं से हुआ।
ठीक है। इसीलिए दोस्तों एक विचारशील व्यक्ति को नीति भ्रष्ट प्राणी ये मानते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति जो है जन्म से बुरा नहीं होता है, सामाजिक संस्थाएं उसको आके बुरा बनाती हैं, ठीक है। और विज्ञान की प्रगति ने व्यक्ति को और ज़्यादा बुरा बना दिया है। ये कहते हैं दोस्तों कि दोस्तों इन्होंने कहा था मैन बर्न फ्री, ठीक है, मैन बर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, मैन बर्न फ्री बट एवरीवेयर इन के चेन। मतलब मनुष्य का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन उसके चारों तरफ वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन फिर भी वह चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मतलब मनुष्य जन्म से अच्छा होता है लेकिन सामाजिक संस्थाएं उसको बुरा बना देती हैं, ऐसा रूसो कहते हैं। दोस्तों इन्होंने बुद्धि, विवेक एवं विज्ञान को खतरनाक माना है, मतलब ये बुरा मानते हैं। इन्होंने कहा था कि बुद्धि भयानक है क्योंकि वो श्रद्धा को कम कर देती है। जो बुद्धि होती है श्रद्धा, यानी मतलब जो श्रद्धा होती है उसको कम कर देती है। जैसे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज़्यादातर मतलब भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि वो विश्वास को नष्ट करता है। विज्ञान विश्वास को नष्ट करता है, तर्क वितर्क को यानी रिसर्च को प्राथमिकता देता है, ठीक है। और विवेक बुरा है क्योंकि वह नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क को प्रधानता देता है। अगर कोई चीज़ उसको मानी तर्क वितर्क करेगा, ठीक है ना। इसलिए बुद्धि और विवेक और विज्ञान को ये खतरनाक मानते हैं, मतलब अच्छा नहीं मानते हैं। और यही बात उन्होंने अपने निबंध में भी लिखी थी कि विवेक, जो उनका निबंध का शीर्षक था जिससे बहुत फेमस हो गए थे, शीर्षक था क्या विज्ञान एवं कला ने व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया है, मतलब जो नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है, ठीक, समाज में। तो यही बात ये उन्होंने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रूसो ये प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं। कहते हैं जो प्रकृति में मानव था वो बहुत भोला भाला था, ठीक है। जब मानव में मैं की भावना आ गई, ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, तभी से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तभी से मतलब जो है सारी मतलब जो है विवाद की जड़ होती है, मेरी की भावना आने के बाद। इसीलिए ये प्रकृति की ओर लौटने की बात भी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राज में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति के संबंधी अधिकार है, हाब्स ने कहा था। हाब्स के बारे में बता दें दोस्तों, ये व्यक्ति को दोस्तों हाब्स जो है व्यक्ति को असामाजिक प्राणी मानते हैं। जो व्यक्ति को ये असामाजिक, जैसे जो रूसो थे ये व्यक्ति को भोला भाला बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन हाब्स व्यक्ति को असामाजिक प्राणी, स्वार्थी, हृदयहीन, ठीक है ना, और रक्त पिपासु मानते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति में उस समय एक युद्ध था, जो व्यक्ति मतलब जो दूसरे के साथ करता था और हर चीज़ हड़पना चाहता था। मतलब जो है इतना स्वार्थी था व्यक्ति उस समय का कि वो जो है अपने से ज़्यादा किसी को समझता नहीं था, ठीक है। और हर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए युद्ध था उस समय जब प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक। तो दोस्तों इन्होंने कहा था, ठीक है, राज में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति संबंधी अधिकार हैं। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक भी हैं और ये निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। उसके संपत्ति संबंधी विचार भी हैं। हाब्स ऐसी बात करते हैं। हाब्स ने कहा था कि मतलब जो है मानव को वस्तु या तो आकर्षित करती हैं या तो विकर्षित करती हैं। आकर्षण को इच्छा की भूख, ठीक है, कहा जाता है। इसी प्रकार विकर्षण को घृणा। मनुष्य की प्रत्येक इच्छा में उसका स्वार्थ निहित होता है, ठीक है। वो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं उसकी ओर वो आकर्षित होता है, उनको अच्छा बोलता है, और जो चीज़ें उसको बुरी लगती है उनसे वो विकर्षित होता है और उनको वो मतलब जो अच्छा नहीं मानता है, ठीक। और अच्छाई बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव भावना में है, ऐसा माना जाता है। वस्तुओं में नहीं है दोस्तों, मानव भावना में है, ठीक। मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप स्वार्थ भावना से प्रेरित और संतुलित है, ऐसा ये मानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यानी जो मनुष्य है अपने हित से प्रेरित होकर कार्य करता है, हाब्स ये मानते हैं, ठीक है। जो वर्तमान समय में ऐसा है भी।
समानता के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लास्की ने किया था। समानता के उदारवादी दृष्टिकोण, ये सकारात्मक समानता की बात करते हैं। उदारवादी, ठीक है, आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है, जबकि मार्क्सवादी पक्षधर हैं। जो उदारवादी थे आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है, मार्क्सवादी देखिए, मार्क्सवादी हमेशा आर्थिक समानता की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब उस समय पूंजीपतियों ने जो मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग था उसका शोषण किया था, ठीक है ना, इसीलिए वो आर्थिक समानता की हमेशा आर्थिक समानता की बात करें। उदारवादी आर्थिक समानता की बात नहीं, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। और मार्क्सवाद और उदारवाद में यही डिफरेंट है कि जो मार्क्सवाद पूंजीवाद का ही विरोधी है, पूंजीवाद का ही विरोध करता है, पूंजीपतियों का विरोध है, लेकिन उदारवाद पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है। इसलिए इन दोनों में मतलब जो है विरोध है। अब आगे चलते हैं। रूसो हाब्स के अनुसार समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक, जो समितियां होती हैं, ठीक है ना, वो राज संप्रभुता के लिए हानिकारक है। रूसो हाब्स ऐसा मानते हैं, समितियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सावयवी सिद्धांत यानी आंगिक सिद्धांत जो होता है राज्य का, उसके समर्थक हैं दोस्तों रूसो, प्लेटो, रूसो, ठीक है ना, हाब्स, ठीक है। अब देखिए, इसके समर्थक अरस्तु भी हैं, राज के आंगिक सिद्धांत के समर्थक अरस्तु भी हैं, ठीक है ना। प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना था, राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना था, ठीक है। और अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना था, अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना था, कहते हैं इसीलिए आंगिक स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना। और राज्य की तुलना मानव शरीर से की थी, कि राज्य की तुलना मानव शरीर से की थी, यानी व्यक्ति से पहले राज्य है, राज्य को प्राथमिकता ये सभी देते हैं। आगे चलते हैं। सबसे निष्कृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, हाब्स कहते हैं। सबसे बेकार राज, अगर उत्कृष्ट अराजकता ज़्यादा होती है तो उससे अच्छा हो सकता है, यानी अराजकता नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं ये हाब्स, ठीक है। लिबियाथन के लेखक, लिबियाथन, ये प्रमुख पुस्तक थी। जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में ये सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। बेंथम कहते हैं जिन्हें हम अधिकार कहते हैं वो कानून हैं। अधिकार मतलब कानून ही अधिकार को बनाता है, यानी राज्य अधिकार को देता है और हम उनको स्वीकार करते हैं, ठीक है। बेंथम ये कानूनी अधिकार के समर्थक हैं। अधिकारों के सिद्धांत में हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जा कर के देखिए, अधिकारों के सिद्धांत में हमने बताया था डिटेल में कानूनी अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग उसमें डिटेल से चर्चा की थी। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? 1922 में महात्मा गांधी ने एक संविधान, भारत के लिए संविधान का सुझाव 1922 में महात्मा गांधी ने, लेकिन जो पूर्ण रूप से एम.एन. राय, एम.एन. ठीक है ना, एम.एन. राय 1934 में ये मतलब जो है भारतीय संविधान बनाने की बात करते हैं, ठीक है, ये माना जाता है दोस्तों। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित लोकतंत्र की मार्क्सवादी, ठीक है, अवधारणा से जो जनवादी लोकतंत्र है, देखिए जनवादी लोकतंत्र की बात मार्क्सवादी करते हैं, ठीक है, मार्क्सवादी लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य के सावयवी सिद्धांत के समर्थक, सावयवी वही आंगिक सिद्धांत के समर्थक ब्लंटसरी और स्पेंसर भी हैं। स्पेंसर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, ये प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं, ठीक है। ये कहते हैं राज्य का व्यक्ति के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? नव उदारवादी सिद्धांत के, क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, ये विचार लिया गया है। देखिए जो समानता, स्वतंत्रता, जो भाईचारे की बात जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही उत्पन्न होती है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना जो है ये फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय जो है इसकी बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं।
कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें हैं जो जिसे क्वेश्चन बनते, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी पुस्तकों से, तो बताते हैं हम आपको। द होली फैमिली पुस्तक लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बहुत पूछी जाती है इनकी पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, 1848 में लिखी गई थी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, श्रम के मूल सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, श्रम के मूल सिद्धांत की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, बहुत फेमस पुस्तक है इनकी दास कैपिटल, 1867 में। इसको पूरा नहीं कर पाए थे, इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो है इनके शिष्य जो एंजल्स थे, एंजल्स नाम था उनका, उन्होंने उसको पूरा किया था दास कैपिटल को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने किया था? 1924 में अंबेडकर जी ने किया था, ठीक है। ये संविधान के जनक थे दोस्तों, इनके बारे में क्या कहना आपको पता ही होगा मोस्टली, फिर भी हम बता देते हैं। संविधान के जनक थे इन्होंने। प्रस्ताव जो मतलब जो है प्रारूप प्रस्ताव था, प्रारूप प्रस्ताव, ठीक है, दिया था। अब आगे चलते हैं। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से है एवं जो श्रम संघवाद का एक रूप है। जो श्रेणी समाज, हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं श्रेणी समाजवाद क्या है दोस्तों, ठीक है। जो फेबियन समाजवाद था, जो फेबियन समाजवाद जिसकी उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में होती है, जो फेबियन समाजवाद जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में होती है, और उसके जो प्रमुख विचारक थे, ठीक है, उनका नाम था दोस्तों, फेबियन समाज का जो समर्थक थे जॉर्ज बर्नार्ड शा, ठीक है। ये समाजवाद की जो मतलब बात करते हैं, ये फेबियन समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद की जो विचारधारा धीरे धीरे बढ़ी और ये चाहते हैं संवैधानिक तरीक़ों से समाजवाद में परिवर्तन चाहते हैं, संवैधानिक तरीक़ों से परिवर्तन, यानी ये जो मार्क्स का समाजवाद था उसके विरोध में बातें करते हैं। मार्क्स ने कहा था जो पिछला समाज है वो वर्ग संघर्ष का समाज है, वर्ग संघर्ष जो इतिहास था पिछला, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने कहा था मजदूरों एक हो जाओ की बात किया था मार्क्स ने। लेकिन जो फेबियन समाजवाद था वो कहता है, मतलब वो क्रांति की बात करते हैं कि मतलब जो परिवर्तन होगा समाज में क्रांति से होगा, जो मार्क्सवाद था। लेकिन ये फेबियन समाजवाद जो समाज में परिवर्तन संवैधानिक तरीक़ों से करते हैं। ये मतलब जो है मार्क्सवाद ने पूंजीवाद, ठीक है ना, यानी पूंजी को मतलब जो है विवादों की जड़ माना था, लेकिन फेबियन समाज में भूमि को विवादों का जड़ माना था, भूमि को, यानी जो ज़मींदार थे मतलब उनको मतलब जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उनको ही विवाद का जड़ मानते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। और उसी की एक शाखा थी श्रेणी समाजवाद, ठीक है ना, फेबियन समाजवाद की शाखा थी। जो फेबियन समाजवाद था 1884 में इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसी समय मतलब प्रारंभ हुआ था। अब आगे चलते हैं। निजी संपत्ति को प्रगति की एक आवश्यक शर्त माना जाता है। निजी संपत्ति, देखिए निजी संपत्ति हमेशा जो है उदारवाद में होगी। निजी संपत्ति कहते हैं निजी संपत्ति में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है, उदारवादी हैं। और निजी संपत्ति को जब बढ़ावा देंगे तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, उदारवादी ऐसी बात करते हैं। किसने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की तरह कहा था, ठीक है। अगर वो मतलब लोगों में हो जाता है तो उसका इतना नशा होता है कि फिर उतारता नहीं है फिर वो जल्दी से, जैसे भारत में है। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा? एक मानवीय संस्था, ठीक है। जो आचार्य कौटिल्य थे, कौटिल्य के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये राजा जो थे, राजा को कहते हैं कि राजा का हित जनता में है, यानी मतलब जो है राज्य के जो विचारक थे दोस्तों, ये राजतंत्र के विचारक थे ये, ठीक है ना। राज के जो स्वरूप था उसका राजतंत्र के स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने 12 राज्यों के समूह को राजमंडल कहा था इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था, एलटी 2018 की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राजमंडल है दोस्तों कौटिल्य का, उसमें 12 राज्यों की बात करते हैं,
12 राज्यों के समूह की बात करते हैं। दोस्तों इन्हें खंड गुण्य नीति का सिद्धांत दिया था। खंड गुण्य नीति का सिद्धांत दिया था। खंड, ठीक है, देखिए कौटिल्य की बात हो रही दोस्तों। खंड गुण्य, ठीक है, नीति, ठीक है, इन्होंने खंड गुण्य नीति का सिद्धांत दिया था। उसमें 6 प्रकार की जो है, ठीक है ना, खंड उनके लक्षण 6 बताए थे। ठीक है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्विभाव, संधि, विग्रह, ये सारी लक्षण बताए थे। जो एक वीडियो अलग से बनाएंगे हम इसका, तो उस पर डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इनके जो मंडल सिद्धांत था उसमें 12 ये क्वेश्चन पूछा गया था। मंडल सिद्धांत में दोस्तों 12 प्रकार के राज्यों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सप्तांग राज के सिद्धांत का दिया था। जो राज्य का एक सिद्धांत है दोस्तों सप्तांग, ठीक है, उसका नाम क्या है, सप्तांग, ठीक है ना, उसका, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं ये कौटिल्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने बताया था, ठीक है ना, पहले स्वामी राजा जो होता था, स्वामी पहला जो था स्वामी, आमत्य, ठीक है, और जनपद प्रदेश, और इसके बाद दुर्ग, कोश, ठीक, और दंड, और लास्ट में मित्र की बात की थी। जिनका लास्ट था मित्र। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे लास्ट में कौन है, मित्र है दोस्तों। ठीक है, ये बात करते हैं ये। ठीक है, कौटिल्य की बातें हो गई। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे ये दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो उनकी अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसमें 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण थे यार। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। मानव जो समाजवाद था, ठीक है, एक मिनट आगे, एक क्वेश्चन छूट गया है क्या, एक ये है, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा था, एक मानवीय संस्था। हाँ, ये राज्य को एक मानवीय संस्था मानते थे। ठीक है ना, जो कौटिल्य थे, आचार्य कौटिल्य थे, ये राज्य को एक मानवीय संस्था मानते थे। आगे का क्वेश्चन था, समाजवाद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद का प्रथम बार प्रयोग किया था। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले ने, ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम बताया था इन्होंने। स्वतंत्रता को राज का विलोम बताया था। ठीक है ना, स्वतंत्रता, ठीक है, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता राज का विलोम है। ठीक है, एक दूसरे से मतलब स्वतंत्रता और राज को एक दूसरे का मतलब अपोजिट माना था। ठीक है ना, और ये कहते हैं कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, और इतिहास के बिना राजनीति मतलब राजनीति को इतिहास से संबंधित किया था इन्होंने। जो सीले थे दोस्तों, इन्होंने राजनीति को इतिहास से संबंधित किया था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध, यानी बुराई का प्रतिरोध करना ही मतलब अहिंसा है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 13, 251, 254 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन इन अनुच्छेदों के तहत मतलब जो है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया था हमने दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन ऐसा है जैसे कि मतलब जो है कोई मतलब कानून है, ठीक है, और इस पर न्यायालय ठीक कहती है कि ये कानून सही है। मतलब जब कोई सुनवाई होती है, सुनवाई के दौरान न्यायालय उसको सही मान लेता है, लेकिन बाद में उसको मतलब जो है वो गलत होता है। ठीक है, तो बाद में अपनी ही बात को न्यायालय सही साबित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाती है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायालय दोबारा उस मामले को सुनती है, और अगर वो सही है तो उसको सही साबित करती है, उस पर न्याय देती है। कभी कभी क्या होता है, न्यायालय से भी गलती हो जाती है, तो अगर उसमें कुछ गलती हुई है, उस गलती को सही करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 21 अनुच्छेदों में है। ठीक है, 13 में है। ठीक है, 137 में भी न्यायिक पुनरावलोकन है शायद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
हाँ, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। प्रीविसी, ठीक है ना, प्रीविसी जिसे कहा जाता था, 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। लिकाक ऐसी बात कहते हैं कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। लिकाक ऐसी बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। बोंदा ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक, 6 बुक ऑफ द कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता का प्रयोग किया था। सबसे पहले संप्रभुता का प्रयोग किया था इन्होंने अपनी बुक 6 बुक ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, बोंदा। ठीक, ये दोस्तों बोंदा मध्ययुगीन विचारक थे। ठीक है, इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा दी थी कि संप्रभुता प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है, जो प्रजाजन है उन पर सर्वोच्च शक्ति से संबंधित इन्होंने बात कही थी। ठीक है, लेकिन बोंदा ने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने सीमित संप्रभुता की बात की थी, सीमित संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कहा था, ठीक है, क्योंकि संप्रभुता को प्राकृतिक, देवी इत्यादि कानूनों से मर्यादित किया था। इन्होंने प्राकृतिक कानून एवं देवी कानून से संप्रभुता को मर्यादित किया था। ठीक है ना, यानी इन्होंने कहा था प्रजाजनों पर संप्रभुता की एक मर्यादित शक्ति ही है। ठीक है ना, इन्होंने जो संप्रभुता की जब परिभाषा दी थी उस समय कहा था, उनकी देखिए इनकी परिभाषा क्या थी, हम वही बता देते हैं। संप्रभुता को इन्होंने कहा था दोस्तों कि नागरिकों एवं प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है। नागरिकों एवं प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित, ठीक है ना, सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहा था, जो सर्वोच्च शक्ति है। इन्होंने दोस्तों प्राकृतिक एवं देवी, ठीक है, जो कानून इन्होंने बनाए थे, ठीक है ना, बताए थे, मतलब सिर्फ प्राकृतिक एवं देवी कानूनों से मर्यादित किया था। ठीक है ना, संप्रभुता को किससे, प्राकृतिक एवं देवी कानूनों से संप्रभुता को मर्यादित किया था बोंदा ने। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दोस्तों, यह निश्चय है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। मतलब सरकार इसलिए है कि बल प्रयोग द्वारा, ठीक है ना, लोगों पर अपना शासन करता है। स्पेंसर ऐसी बात करते हैं। ये दोस्तों व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक हैं, व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक हैं, और कहते हैं राज्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को रोका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात स्पेंसर कहते हैं। ये कहते हैं, ये डार्विन की विचारधारा के समर्थक हैं। कहते हैं वही व्यक्ति जिएगा जो मतलब जो है संघर्ष करेगा। ठीक है, फाइटर ऑफ सर्वाइवल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, सर्वाइवर ऑफ सुफिस्ट। आगे देखते हैं, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। बारकर ने कहा था राजनीतिक चिंतन यूनानियों से प्रारंभ होता है। जो नागरिक शास्त्र दोस्तों, ठीक है ना, वो मतलब जो है राज्य की संकल्पना जो है यूनानियों से आती है। ठीक है ना, जो नगर राज्य की संकल्पना, नगर एवं राज्य, जो नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति नगर राज्यों से हुई थी, नगर राज्य की संकल्पना यूनानियों से ही मानी जाती है। ठीक है, यूनान से ही मानी जाती है। अरस्तु, प्लेटो सब यूनानी ही तो थे। ठीक है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। गांधी कहते हैं सत्य परमात्मा को प्राथमिकता देते हैं, उसको सत्य मानते हैं। अहिंसा के पुजारी थे ये। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। अरस्तु कहते हैं संविधान राज्य के कार्य एवं नागरिकों के अधिकार। इन्होंने संविधान की मतलब कई प्रकार बताए थे संविधान के। ठीक है ना, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इन्होंने मतलब संविधान का वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, जिसमें मतलब जो व्यक्ति के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें कुलीन तंत्र, बहुतंत्र, भीड़ तंत्र, मतलब जैसे व्यक्ति बढ़ते गए उसी अनुसार इन्होंने उसका वर्णन किया था। जैसे जब एक व्यक्ति होगा तो एक तंत्र, ठीक है ना, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है आततायिक तंत्र। जब अल्पसंख्यक होंगे कुलीन तंत्र, और उसका बिगड़ा हुआ रूप आधुनिक तंत्र हो जाएगा। बहुसंख्यक होगा तो उसको मतलब जो है कहा था संवैधानिक तंत्र, बहुल तंत्र, और उसका बिगड़ा हुआ रूप भीड़ तंत्र कहा था इन्होंने। दोस्तों इन्होंने लगभग 158 संविधानों का मतलब अध्ययन किया था। 158 संविधानों का अध्ययन किया था। राजनीति के जनक कहे जाते हैं ये दोस्तों। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया था कि इन्होंने 158 संविधानों को, कहीं पर 200 मिलता, कहीं पर 158, लेकिन मतलब सर्वमान्य है। आगे चलते हैं। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन मनु ने किया था। दोस्तों मनु जो थे ये राज के उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के समर्थक हैं। राज के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। राजा जो होता है ईश्वर का उसका प्रतिनिधि मानते हैं, अवतरण मानते हैं, ठीक है ना, ईश्वर का रूप में मानते हैं। और दोस्तों इन्होंने सप्तांग, राज का जो एक सप्तांग सिद्धांत था ये भी मनु ने ही भी दिया था उसको, ठीक है ना, राज का सप्तांग सिद्धांत मनु ने भी दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति संविधानवाद का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता, अभी हमने बताया था। ठीक है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा मार्क्स ने की थी। राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा मार्क्स ने, मतलब एक ये मतलब हमेशा आर्थिक मामलों के बारे में, यानी राज के आर्थिक स्वरूप की बात करते हैं ज़्यादा मार्क्स, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, रूसो की प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिनल एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटी, एमिल इनकी बहुत फेमस कुछ पुस्तक, इसको आप नोट करिए। कॉन्सकैशंस पुस्तक का नाम है। डायलॉग्स, रिवेरीज, ठीक है, रिवेरीज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक बहुत फेमस है। और एमिल, ठीक है, ये पुस्तकें इनकी बहुत फेमस है। कन्फेक्शंस, डायलॉग्स, रिवेरीज, ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकें थीं। अब देखिए, बेंथम उपयोगितावादी विचारक थे। राज्य के अधिकतम कल्याण की बात करते कहते हैं अधिकतम कल्याण, ठीक है ना, की बात करते हैं, व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, इन्हें उपयुक्तवाद का जनक कहा जाता है। बेंथम को उपयुक्तवाद का जनक कहा जाता है। यानी उन्होंने कहा था उपयोगिता के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है ना, जैसे उनका उपयोग होता है वैसे ही चीज़ें होती हैं, उपयोगिता के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसी बात कहते हैं। व्यक्तियों के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित की बात की थी इन्होंने। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित की बात की थी। राज्य सुख चाहता, जो राज्य में व्यक्ति है वो सुख चाहता है, इसीलिए राज्य की स्थापना करता है, ठीक है ना, मतलब ये व्यक्ति के सुखों की बात करते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति सुख की भावना से प्रेरित होता है और सुख चाहता है, इसलिए वो राज्य की स्थापना करता है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम हित की बात ही करते हैं दोस्तों बेंथम, ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तकें आप जान लें। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, ओके। फ्रैगमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक बहुत पूछी जाती है। फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, मैनुअल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो पर इसी का क्रम हम जारी रखेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो होंगे हम लाएंगे, ठीक। अतः आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे उनको ही हम बताते हैं और उनसे रिलेटेड सारी बातें आपको बताते हैं। अतः हमारी हर एक बात जो है महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसी ही बात होती है दोस्तों। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये समझ लीजिए रामबाण है आपके लिए वीडियो। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारी चीज़ें हैं और हम इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, हम गारंटी देते हैं कि बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में इससे पूछे जाएंगे। जब हमने पेपर दिया था तो हमने 60 में से जो टीजीटी सोशल साइंस होता है, हमने हिस्ट्री और
पॉलिटिकल साइंस से दिया था तो 60 में से 58 क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। ठीक, तो इसलिए हमने उनको नोट्स बना के रख लिया, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें मतलब उसका अंदाज़ा है। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ठीक।